हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनमाग। आप लोग जो है आई होप कि 2023 वाला जो वीडियो है वो आपने देखा होगा, राइट? ठीक है, हमने काफ़ी हॉलिस्टिकली डिस्कस किया है। आपको पता है कि ये जो CAPF PYQ का जो प्लेलिस्ट है वो हम लोग 2015 ऑनवर्ड्स तक देखेंगे, ठीक है? मतलब उसके बाद भी जाएंगे, बट अभी टारगेट जो है 2015 तक है, ठीक है? और उससे अभी जितने अपडेटेड एग्जाम्स के आ रहे हैं वो सब सारे देखेंगे हम लोग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आगे अदर सब्जेक्ट्स का भी देखेंगे। आपने 2023 के इतने सारे वैल्यू एडिशन के साथ वीडियो देखा होगा, ठीक है? क्या गलत हो सकता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? ये सारे जो है एग्जाम टाइम अप्रोच मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। आज हम लोग जो है 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, CAPF का, उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? आई होप कि इस सेशन को आप मिस नहीं करोगे, प्रॉपरली लास्ट तक देखोगे, ठीक है? एंड देन लेट मी नो, एटलीस्ट एक वीडियो फुल देखो एंड डू लेट मी नो कि आपको इनपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, ठीक है? एंड देन आई विल फर्दर इंप्रूव एंड ब्रिंग इट फॉर यू। द रियल मोटिव इज़ टू गाइड यू कम्प्लीटली एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, आई वॉन्ट यू टू नॉट फेस दैट, ठीक है, इन योर इनिशियल स्टेज, ठीक है? अभी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं, इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे इन द सेम वीडियो, ठीक है? और आप जितने भी UPSC के एग्जाम्स होते हैं, इवन स्टेट PCS के, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है? स्पेशली द कोर्स सेक्शन, ठीक है? उसमें काफ़ी हॉलिस्टिकली अरेंज मैनर में वहाँ पे सब कुछ प्लेलिस्ट बनाया गया। जैसे कि मैंने NDA के लिए जो PYQ to FYQ सीरीज चलाया था, जिसका सब्जेक्ट कौन से थे, पॉलिटी की, ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स भी हैं। सिमिलरली CDS का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर CDS का ज्योग्राफी देख लिया है तो CAPF का ज्योग्राफी काफ़ी आपको ईजी लगेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर CAPF का देख रहे हो तो CDS का ईजी लगेगा। रीज़न बीइंग कि सेम क्वेश्चन रिपीट होता है UPSC में ना। वो CDS का हिस्ट्री हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को, एंड आने वाले वीडियो में पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सबके वीडियो आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड, ठीक है? डू सब्सक्राइब फॉर दैट। नाउ CAPF 2022 का जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, राइट? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रफ एंड रीजेस क्या होते हैं? ये जो है इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेस्पेक्टिवली, ठीक है? इलोंगेटेड एरियाज ऑफ लो प्रेशर, इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रेस्पेक्टिवली। सी जो ट्रफ एंड रीजेज होते हैं, ट्रफ जो है ये लो प्रेशर का होता है, ठीक है, इलोंगेटेड एरिया, एंड रीज जो है ये हाई प्रेशर का होता है, ठीक है? तो जो पहला ऑप्शन है इलोंगेटेड एरियाज ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रेस्पेक्टिवली, ये ट्रफ एंड रीजेज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो, ट्रफ जो है इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर होता है, ऐसे जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग एस वेव। जो अर्थक्वेक आता है उसमें एस वेव के टाइम पे ट्रफ एंड रीजेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और ट्रफ जो है वो इलोंगेटेड एरिया होता है ऑफ लो प्रेशर का, ठीक है? वेर एज रीजेस जो होता है इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है? नेक्स्ट हम मूव करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज ऑकर एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली टू द स्पेसिस। अब ये कह रहा है कि कौन से फॉरेस्ट में जो बाउंड्री एक्सचेंज ऑकर कहाँ होता है, पहला, ठीक है, उस लेयर का क्या नाम है, पहला चीज़। सेकंड ये है कि जहाँ पे इंसुलेशन तो आता है बट डायरेक्टली रिटर्न कर देता है टू स्पेस, ये बेसिकली जो है वो कौन सा होता है, फॉरेस्ट कैनोपी। कैनोपी क्या होता है, जो घनत्व तो होता है ना, मतलब डेंसिटी, जो जैसे एक पेड़ है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक पेड़ है, ये है, ये है, ये है। अब इसके जो पत्ते हैं ये एक दूसरे से काफ़ी इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एक पास में कि इंटरनल इंसुलेशन यहाँ तक जो है सूर्य का प्रकाश आने ही नहीं देता है, ये यहीं से ट्रैप कर लेता है और इसको बाहर भेज देता है, ठीक है? नाउ आपको आइडिया होना चाहिए कि लीटर क्या होता है, सॉइल क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, ठीक है? सी ये दोनों तो आपको आइडिया होगा, बट लीटर क्या होता है ना कि समथिंग जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिके, ठीक है? मतलब कि जैसे पत्ता गिरता है तो पत्ता गिरने के बाद से सबसे पहले तो गिरता है तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करता है, ठीक है? डिकम्पोज लिख देते हैं, ठीक है? और लीटर फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद से और स्टेजेज आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा जाता है कि लीटर कौन से स्टेज में है, उसे मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में है, तो लीटर जो है फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है? जब स्टार्ट होता है जो पत्ता होता है वो सड़ना या गलना, वैसे, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज ऑकर कहाँ होता है, बेसिकली फॉरेस्ट कैनोपी पे, ये याद रखना है। नाउ ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, हेलोफाइल साल्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है? फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है उसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कैनोपी इज द डेफिनेटिव बाउंड्री लेयर वेयर एनर्जी एक्सचेंज ऑकर एंड सम इंसुलेशन रिटर्न डायरेक्टली टू स्पेस। यही अपना क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। नाउ 8 नंबर देखोगे तो द ऑर्गेनिज्म डेट प्रीफर हाई साल्ट कंसंट्रेशन, हाई साल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट रेफर टू एज। बेसिकली देखो
यहाँ पे हाई साल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। हाई साल्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हेलोफिल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हेलोफिल्स, ये हेलो वर्ड है ना, हेलो का मतलब होता है साल्टी, ठीक है। याद रखना, कहीं भी वर्ड, किसी भी वर्ड के आगे हेलो अगर आ जाए, HALO, वो उसका मतलब होता है साल्टी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाइट्रोफिल्स का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगा। कैल्सी फिगर्स का क्या मतलब होगा, कैल्शियम यहाँ पे ज़्यादा। अल्कलाइन फाइल्स क्या होगा, अल्कली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द ऑर्गेनिज्म डेट प्रीफर हाई साल्ट कंसंट्रेटेड हैबिटेट रेफर टू एज हेलोफाइल्स, ठीक है। अब नाउ 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशियन करंट, लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशियन करंट, कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशियन करंट। सी यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक वार्म ओशियन करंट होता है, ये बात ट्रू है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज ए वार्म ओशन करंट, ये भी बात सही है। लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट, ये भी बात सही है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट, ये स्टेटमेंट गलत है, ये जो है कैलिफोर्निया करंट जो है कोल्ड ओशन करंट होता है, ठीक है। तो नॉट पूछा है, राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्टोरियली देखते हैं कि ये सब करंट हैं कहाँ पे। पहले वार्म करंट और कोल्ड करंट के बेसिक फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो है वार्म करंट है। ये क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा, USA के आसपास, ठीक है। अब ये जो है गल्फ स्ट्रीम जो है पावरफुल होता है, वार्म अटलांटिक करंट होता है, ओरिजिनेटिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, द वार्म एक्सटेंशन ऑफ द गल्फ स्ट्रीम पुशिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप। यहाँ से जब देखो क्या होता है कि जैसे कि मैप मैं बनाता हूँ यहाँ पे, लेट से कि ये US है, ठीक है। US का अजीबो गरीब मैप बना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं USA का मैप, ठीक है। यहाँ पे ये US है, ठीक है, और इसके नीचे जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ से जो जाता है ना, ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। और ये जब आगे जाता है टुवर्ड्स यूरोप, तो यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है, नॉर्थ अटलांटिक करंट बनता है, ठीक है। और ये इसको जो है बेसिकली नेविगेशन में यूज़फुल होता है। तो आगे से याद रखना है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये हमारे सी नेविगेशन के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। ये शिपिंग रूट जो है उसको ओपन करता है, क्योंकि ये वार्म होता है और यहाँ से बर्फ़ पिघलाना स्टार्ट करता है, और फिर से जो बर्फीला, जो समुद्र के ऊपर जो बर्फ़ बना हुआ होता है, तो उससे क्या होता है, सी रूट जो है पिघलने के बाद से ओपन हो जाता है, ठीक है, ओशियन रूट, राइट। नाउ जो है लेब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट होता है, फॉलोइंग साउथ फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन अलॉन्ग द ईस्टर्न कनाडा, ठीक है। लेब्राडोर करंट क्या होता है कि जो कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, ये है कनाडा, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट ये कनाडा है, और कनाडा से जो इधर आता है करंट वो लेब्राडोर करंट है। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना है, समझना क्या है कोल्ड और वार्म करंट में, कि जब भी हम कोल्ड करंट की बात करेंगे तो ये आर्कटिक से, ठीक है, मतलब बेसिकली पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, चाहे इधर से इधर आए या इधर से नॉर्थ या साउथ, किसी भी पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहा है कोई भी करंट, ये कोल्ड करंट होगा, ठीक है। और अगर इक्वेटर से दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये वार्म करंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखोगे 100%। इक्वेटर से जो दूर जा रहा है यानी कि टुवर्ड्स पोल, तो ये वार्म करंट होंगे, और जो इक्वेटर के पास आ रहा है यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है वो कोल्ड करंट होगा। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये है अपना लेब्राडोर करंट, यही क्या कर रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसे इक्वेटर है तो इसके तरफ आ रहा है, तो ये कैसा होगा, कोल्ड करंट होगा, ठीक है। कहाँ है लोकेशन देख लो, ग्रीनलैंड जो है और कनाडा के बीच में। सिमिलरली ये वाला है गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, तो ये वार्म करंट होगा, पहला चीज़। नाउ देखो कैलिफोर्नियन करंट, ये है कैलिफोर्नियन करंट, और ये क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ से इक्वेटर जाता है और ये पोल साइड से, तो पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आ रहा है, तो ये कोल्ड करंट होगा, ठीक है। बाकी और भी करंट के बारे में हम लोग जो है डिटेल शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं, आई होप कि आप देखोगे उसको, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट, यहाँ पे वार्म नहीं होगा, कोल्ड करंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 61 नंबर, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैप्स आर करेक्ट। तो मैप्स, पहला ऑप्शन है कि द मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप। ध्यान रखना इस कीवर्ड्स को, इस कीवर्ड को कौन है, ट्रू शेप की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि द मैप दैट मेंटेन द ट्रू शेप ऑफ एरियाज आर नॉन एज कन्फोरल मैप्स, ठीक है। कन्फोरल मैप्स को हाईलाइट करो, कन्फोरल मैप्स, ठीक है। तुम कन्फोरल मैप्स किस चीज़ को दिखाता है, शेप ऑफ एरियाज, ट्रू शेप ऑफ एरियाज, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि मैप्स आर यूज टू शो स्पाइटल रिलेशनशिप। थर्ड कह रहे हैं कि मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये तो मैप इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो रूट दिखाए, ठीक है, तो ये कैन होगा। दूसरा ऑप्शन ट्रू है कि ये स्पाइटल रिलेशनशिप दिखाता है। पहला भी सही है कि जो कन्फॉर्मल मैप्स होते हैं ये बेसिकली ट्रू शेप ऑफ एरियाज को दिखाते हैं, ठीक है। और राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1 और 2। नाउ सी ये है
और कन्फोरल मैप्स राइट शेप दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रू शेप दिखाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि कन्फोरल मैप्स जो है वो ट्रू शेप दिखाते हैं ऑफ लोकलाइज एरिया। मतलब साउथ अमेरिका का साइज़ जो है ये बहुत बड़ा है, बट जो उसका शेप दिखाया जा रहा है, ठीक है, इतने छोटे में, ये कौन दिखाता है, तो कन्फॉर्मल मैप दिखाता है पहला। दूसरा कि अगर हम बात करें इसके साइज़ के बारे में, ठीक है, कि ये साइज़ कितना बड़ा है, छोटा है, और वो सब सारी चीज़ें, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास है मार्केटर मैप। मार्केटर मैप का जो फीचर है वो क्या है कि ये बेसिकली जो है साइज़ दिखाता है, एक्चुअल साइज़। मतलब कि आज जो आप ग्रीनलैंड देख रहे हो, ठीक है, इसको डिलीट ही करने दो, जो आज जो ग्रीनलैंड दिख रहे हो जितना बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, ठीक है। जब ग्रीनलैंड को इक्वेटर के पास लेकर आओगे, ठीक है, ग्रीनलैंड को इक्वेटर के पास लेकर आओगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनलैंड जो है भारत से छोटा है, वैसे दिखता बहुत बड़ा है, ठीक है, बट जब इक्वेटर के साइज़ के आसपास लेकर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है छोटा दिखेगा। तो मार्केटर मैप किस चीज़ को बताता है, साइज को, और कन्फॉर्मल मैप किस चीज़ को बताता है, शेप को, ठीक है। नाउ 62 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्किल इज नॉट करेक्ट। तो ग्रेट सर्किल किसको बोलते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जानना है कि ग्रेट सर्किल जो है उसका राइट एग्जाम्पल इक्वेटर है, पहला। दूसरा जो है, अब पता चल गया उसके बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो 3 करेक्ट स्टेटमेंट होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि एवरी ग्रेट सर्किल डिवाइड्स दी अर्थ इंटू इक्वल हाफ्स, ये ट्रू है, ठीक है। एवरी ग्रेट सर्किल इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ये भी बात ट्रू है। ग्रेट सर्किल मार्क्स द लॉन्गेस्ट ट्रेवल, यहाँ पे देखो, लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट बिटवीन लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ये बात गलत है। सी, ये जो है ग्रेट सर्किल हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को दिखाता है, शॉर्टेस्ट ट्रेवल रूट को दिखाता है, ठीक है। तो राइट आंसर नॉट करेक्ट पूछा है, सी हो जाएगा। और क्यों गलत हुआ है वो चीज़ हमें देख लेना है कि ये शॉर्टेस्ट होगा ना कि लॉन्गेस्ट। डी कह रहे हैं कि ग्रेट सर्किल इज द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू ट्रू पर पार्टिकुलर पॉइंट्स। ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि ये जो है 2 पॉइंट को ये मिला दे तो सर्कमफ्रेंस हो गया। लेट्स से कि एक पॉइंट ये है और ये है, और ये क्या है, ये लार्जेस्ट सर्किल है, ठीक है, जिसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, यही ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत हुआ, लॉन्गेस्ट को शॉर्टेस्ट से, मतलब शॉर्टेस्ट को लॉन्गेस्ट से स्वैप कर दिया, दैट्स इट, राइट। नाउ 63 नंबर देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो बताना है। कि टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी, नॉर्मल लैप्स रेट आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आंसर क्या है इसका कि टेम्परेचर यहाँ पे हाईएस्ट होता है एट ग्राउंड लेवल, और जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड में बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसी को नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ना वो सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है कि टेम्परेचर इज लोएस्ट, तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ये हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, एट ग्राउंड लेवल, एंड इंक्रीज नहीं, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा विथ अल्टीट्यूड, तो दूसरा इसलिए गलत हुआ। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, स्टेबल नहीं होता है, आपको अभी देखा कि हाईएस्ट व्हेन एट ग्राउंड लेवल एंड लोएस्ट एट, और डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। नाउ टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये बात नहीं है कि ग्रेजुअली स्टार्ट नहीं होता है डिक्रीजिंग, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे डिक्रीज होता है, और इसका लिमिट भी होता है, आपको कमेंट में बताना है कि जो 1 डिग्री जैसे हम बढ़ते हैं अल्टीट्यूड में तो कितने डिग्री से टेम्परेचर जो है, डिग्री से टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। डिक्रीज होता है ना एक्चुअली, तो डिक्रीज कितने से होता है वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नाउ 64 नंबर जो है वो देखो कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ट्रिब्यूटरी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, CDS में भी आपने देखा होगा कि ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इवन CSE में पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछता है। नाउ सी, कह रहे कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी कौन है, ऑप्शन है घाघर, माही, कोशी एंड मानस। तो आप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दो, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, घाघर, माही एंड कोसी का क्या सीन है कि घाघर जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। माही रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी बेसिकली वहाँ पे नर्मदा बोल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। और कोसी जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। कोसी को और भी कहा जाता है, ये सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है इसको, ठीक है। सिंस बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है ये, ठीक है, और अपना कोर्स को चेंज करता रहता है, तो ये काफ़ी डेवास्टेटिंग बाढ़ लाता है ये बिहार में, ठीक है। तो इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है कोसी को। अब हमें पता चल गया कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। नाउ इसका हम थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देखते हैं कि घाघर जो है, घाघर का ओरिजिन जो है शिवालिक में है, शिवालिक माउंटेन्स में है, और ये कहाँ पे ओरिजिन है इसका, हिमाचल प्रदेश में। माही का ओरिजिन कहाँ है, विंध्यन माउंटेन्स में, MP में।
ठीक है। कोसी का ओरिजिन जो है त्रिवेणी बोलते हैं, त्रिवेणी संगम या वैसे, ठीक है। त्रिवेणी नाम की जगह है एक नेपाल में, वहाँ से कोसी रिवर का ओरिजिन होता है। ना मानस का ओरिजिन जो है भूटान और इंडिया बॉर्डर, जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला है, जैसे ये भूटान हो गया और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला मैप है, ठीक है। इसके आसपास जो है मानस रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। नाउ 82 नंबर जो है क्वेश्चन है कि अन्ना सागर या अन्ना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो अन्ना सागर लेक जो है ये बेसिकली राजस्थान में है ना। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो गंगा वाटर जो है फरक्का में क्या होता है, देखो गंगा यहाँ से ट्रेवल करते हुए आती है, फरक्का में क्या होता है कि एट फरक्का, ठीक है, ये गंगा 2 पार्ट में बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, एक तो खुद भागीरथी खुद आ जाती है ना, और दूसरा जो है कौन सा रिवर बनती है ये आपको कमेंट में बताना है पहला, ठीक है। जमुना बनता है, यमुना बनता है, क्या बनता है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब कह रहे कि किस कंट्री से हम लोग शेयर करते हैं एट फरक्का, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू का पार्ट कौन सा है इसमें से, अरावली हिल्स, कार्बी एनलॉन्ग हिल्स, शिवालिक हिल्स, विंध्यान हिल्स, ठीक है। अब ये देखो जो डक्कन प्लेटू का पार्ट जो है कार्बी एनलॉन्ग हिल्स, ये जो है डक्कन प्लेटू का पार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे कि मैप में देखो कि ये डक्कन प्लेटू है, ठीक है। डक्कन प्लेटू यहाँ पे एमपी वाला रीजन, तेलंगाना हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा एपी वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला, कर्नाटका रीजन, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वाला रीजन, ये जो है एमपी वाला रीजन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये है कार्बी एनलॉन्ग रीजन, ये यहाँ पे जैसे ये असम वाला बेल्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मेघालय वाला पार्ट देख लो, और यहीं पे है कार्बी एनलॉन्ग। कार्बी एनलॉन्ग जो है ये पार्ट है डक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि कार्बी एनलॉन्ग एनोमली यहाँ पे कि विच वाइल जोग्राफिकली सेपरेटेड बाय माल्डा फॉल्ट गैप्स। अब माल्डा फॉल्ट गैप्स कहाँ पे है, तो माल्डा गैप्स जो है यहाँ पे बंगाल में है, ठीक है। कौन सी, माल्डा फॉल्ट, ठीक है। द कार्बी एनलॉन्ग हिल्स आर स्ट्रक्चरली नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ एंशियंट पेनिनसुलर डक्कन प्लेट्यू कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूअर हिमालयन फॉर्मेशन। तो जो कार्बी एनलॉन्ग हिल्स है इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज माउंटेन फॉर्मेशन, जबकि ये है किसके, तो डक्कन प्लेट्यू का पार्ट। नाउ दिस structural continuity reject the other formations such as the Aravalli, Shivalik and Vindhyan Hills as being part of the core Deccan Plateau। बाकी जो है ये structurally different है। Now Aravalli Hills जो है oldest fold mountain है, ठीक है। शिवालिक आपको पता है कि हिमालयाज में है, हिमालय जो है यंगेस्ट है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। विंध्यंस जो है आपको ये भी न्यूअर माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग सीट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक एंड डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। सबसे पहली चीज़ है कि ये तो एक लैंडलॉक्ड होना चाहिए, और दूसरा है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होना चाहिए। आंध्र प्रदेश इज़ नॉट ए लैंडलॉक्ड स्टेट, पहले हटा दो, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन में देखोगे तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश यहाँ पे देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है चाइना से टच करता है, ठीक है। चाइना, तिब्बत, वो सब इलाका थोड़ा सा नेपाल से भी करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नाउ आंध्र प्रदेश, अगेन आंध्र प्रदेश इज ए कोस्टल स्टेट, ठीक है, तो ये लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल भी है दो। अब जो बी ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेशन से आ गया है, बट देखते हैं कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, दे ऑल आर लैंड लॉक्ड स्टेट एंड दे डू नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, और बाउंड्री। यहाँ पे पिक्टोरियली देख लेते हैं कहाँ है, तो हरियाणा है एकदम लैंडलॉक्ड है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, झारखंड लैंडलॉक्ड है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, तेलंगाना लैंडलॉक्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी लैंडलॉक्ड स्टेट है क्या हमारे यहाँ, तो इसके अलावा जो है कोई भी स्टेट लैंड लॉक नहीं है, ठीक है। कहीं से ना कहीं से आइदर वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है या फिर कोस्टल एरिया शेयर करता है, ठीक है। तो कितने लैंड लॉक्ड स्टेट हैं वो हमें देख लेना चाहिए कि लैंड लॉक्ड स्टेट कितने हैं। कि अब देखो जैसे क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये सबका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। पहला यहाँ पे पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से है, राजस्थान का बॉर्डर जो है पाकिस्तान से, गुजरात कोस्टल एंड पाकिस्तान, महाराष्ट्र कोस्टल, गोवा कोस्टल, कर्नाटका कोस्टल, केरला कोस्टल, ठीक है, तमिलनाडु कोस्टल, आंध्र प्रदेश कोस्टल, उड़ीसा कोस्टल, वेस्ट बंगाल कोस्टल, बिहार का नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, यूपी का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ना यहाँ पे देखो सिक्किम का इंटरनेशनल बॉर्डर है, सिंस यहाँ पे ये भी है कि चाइना के साथ और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। नागालैंड म्यांमार के साथ करता है, मणिपुर जो है म्यांमार के साथ करता है, मिजोरम म्यांमार के साथ करता है, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा ये जो है ये थ्री साइड से सराउंडेड है किसके बाय, थ्री साइड बॉर्डर शेयर करता है
विथ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये है म्यांमार, यहाँ पे ये म्यांमार कह रहे हैं, मेघालय शेयर करता है, ठीक है। और असम भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश से शेयर करता है। नाउ सी, तो लैंडलॉक्ड स्टेट कितने हैं, अगर आगे फर्दर क्वेश्चन पूछ दे तो एक हो गया, एक दिल्ली स्टेट नहीं है, यूटी है वो, ठीक है। तो एक हरियाणा हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा तेलंगाना। तो इंडिया में लैंडलॉक्ड स्टेट पूछे तो वो नंबर है 5। सिर्फ स्टेट पूछे तो यूटी पूछे तो वो नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, बट लैंडलॉक्ड स्टेट पूछे तो वो 5 है, ठीक है। नाउ 104, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये पास है और इसको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 1 2 3 हो जाएगा, बिकॉज कि बारालाचा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैप से थोड़ा देख लेते हैं अगर इनकेस, तो हिमाचल आपको पता है कि यहाँ पे है हिमाचल, ठीक है। और दूसरा जो है हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। सिपकी ला जो है ये हिमाचल और तिब्बत बॉर्डर में है, ठीक है। ये बेसिकली जो है हिमाचल और तिब्बत बॉर्डर के आसपास सिपकी ला देखने को मिलेगा। जेलेपला जो है सिक्किम और भूटान को कनेक्ट करता है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप स्टेट का सीक्वेंस भी देखोगे तो क्या है, यहाँ पे हिमाचल है, हिमाचल यहाँ पे है, और ये जो है जम्मू एंड हिमाचल के बीच में कौन सा है, तो बारालाचा पास है, ठीक है। और यहाँ पे है सिपकीला, यहाँ पे है, आप सिक्किम में देखोगे तो जेलेपला है, ठीक है। और यहाँ पे है बॉमडिला, ठीक है, अरुणाचल में। तो राइट आंसर ऑप्शन सीक्वेंस 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 105 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द जेट स्ट्रीम्स आर हाई अल्टीट्यूड स्टर्ली इवेंट्स, पहला चीज़। दूसरा कह रहे हैं कि अल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। तीसरा जो है अल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अल नीनो जो है वार्म ओशन करंट है, ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है अल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, ये भी बात ट्रू है। जेट स्ट्रीम्स आर हाई अल्टीट्यूड स्टर्ली इवेंट्स, ये गलत है, ईस्टर्ली को वेस्टर्ली से स्वैप कर दिया है। तो याद रखना कि जब भी ऐसा हो, ठीक है, कि कुछ स्वैपिंग वाली चीज़ें हो, जैसे कि हाई और लो में हो, ईस्ट वेस्ट में हो, ठीक है, ये सब चीज़ें स्वैप कर देता है, तो इस चीज़ को बेसिकली ध्यान रखना है। कोल्ड वार्म में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको पता है कि जेट स्ट्रीम्स जो है हाई अल्टीट्यूड रैपिडली मूविंग विंड्स होते हैं, और जेट स्ट्रीम्स जो है बेसिकली वेस्टर्लीज होते हैं, ना कि ईस्टर्लीज। तो याद रखना है कि जेट स्ट्रीम्स आर वेस्टर्ली विंड्स, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सेकंड जो है एल नीनो देखने को मिलता है। एल नीनो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक वार्म ओशन करंट होता है, ठीक है। और ये कब कहाँ देखने को मिलता है, पेरू कोस्ट, यहाँ पे है पेरू, ठीक है, और नीचे है चिले। तो यहाँ पे वार्म ओशन करंट देखने को मिलेगा, और ये फेनोमेनन कब देखने को मिलेगा, दिसंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ला नीना जो है, एल नीनो ला नीना, ठीक है, ला नीना जो है ये कोल्ड ओशन करंट होता है, ठीक है। और कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे ये जो है बेसिकली इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है, इंडिया के लिए गुड रेन कॉज करता है, ठीक है। तो बेसिकली याद कैसे रखोगे, ला नीना इंडिया में रेन लाता है, ठीक है, ला नीना रेन लाता है, ये गुड फॉर एग्रीकल्चर होता है। जबकि वार्म जो है, वार्म ये जो है ड्रॉट की कंडीशन कॉज करता है, यानी कि अल नीनो जो है ये ड्रॉट कंडीशन करता है। ड्रॉट कंडीशन जो है कहाँ पे, इन इंडिया, ठीक है। और रिमेंबर ये जो है रेगुलर फिनोमेना, अब क्लाइमेटिक पैटर्न की वजह से चेंज हो सकता है, बट ये रेगुलर फिनोमेना नहीं है, ये 3 साल 2 साल 4 साल के गैप के बाद आता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि जो टाइप ऑफ प्लेन और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताना है। ये प्लेन देखो और यहाँ पे उसके फीचर्स के देखो। पहला है कि भावर, भावर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, उसको उसमें क्या फीचर देखने को मिलता है, तो उसमें ग्रेवल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। नाउ भांगर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भांगर में आपको कंकड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। खादर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिल्टेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा में आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्सेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 3 4 2 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सी, यहाँ पे पिक्टोरियली हम इसको समझते हैं नॉर्दर्न प्लेन को, ठीक है। स्टार्ट जब माउंटेन्स, ये हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जब सी जब स्टार्ट होता है, जो भी हमारे रिवर्स हैं एक्चुअली वो स्टार्ट होता है माउंटेन से, ग्लेशियर पिघलता है और वहाँ से जो है रिवर का वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है और रिवर का फॉर्मेशन लेता है। नाउ जो फर्स्ट स्टेज होता है, सबसे नीचे जब आते हैं तो ये भावर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि छोटा छोटा रॉक का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कंसिडरेबल साइज ऑफ आपको देखने को मिलेगा जो पत्थर है, तो उसको ग्रेवल्स बोलते हैं। तो भावर जो फीचर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रीम्स आते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, बेसिकली इनका डेप्थ पता ही नहीं चलता है कि ये कितने डेप्थ में है, ठीक है। कुछ कुछ तो नीचे भी चले जाते हैं कि मतलब जैसे जो पत्थर है उसके नीचे से बहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछे आगे फर्दर कि जो कौन से स्ट्रक्चर में नॉर्दर्न प्लेन में
जो है स्ट्रीम डिसअपियर हो जाता है तो वो होता है भाभर, राइट। उसके बाद आता है भांगर। भांगर में आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे कंकर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि रिवर स्ट्रीम के साथ आता है, और ये जो है ओल्ड कैलकेरस एलुवियल होते हैं। उसके बाद से आपको खादर देखने को मिलेगा। खादर जो है यहाँ पे हैवी सिल्टेशन होता है, जो भी मिट्टी ऊपर से आता है, मिनरल्स आते हैं वो आके यहाँ पे जम जाते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है। ये न्यूअर अलुवियल सॉइल होते हैं और ये दूसरा ओल्डर अलुवियल सॉइल होते हैं, ठीक है। डेल्टा जो है ये मार्स क्रिएट करता है, ये वाटर लॉक्ड एरिया होता है, स्लगिश डिपोजिशन जोन होता है। यहाँ पे देखो डेल्टा में क्या होता है कि बेसिकली मार्सेस देखने को मिलेंगे, वाटर लॉक्ड एरिया होता है, स्लगिश डिपोजिशन जोन होता है ये, ठीक है। आई होप कि पिक्टोरियली अब चीज़ें याद होंगी। स्टार्ट किससे होता है, भाबर से होता है, फिर भांगर आता है, फिर खादर आता है एंड डेल्टा आता है। खादर क्या है, न्यू अलुवियल सॉइल है। भांगर क्या है, ओल्ड अलुवियल सॉइल है। कंकड़ किस में देखने को मिलता है, भांगर में देखने को मिलता है। सिल्टेशन किस में देखने को मिलता है, खादर में मिलता है, ठीक है। मार्सेस किस में देखने को मिलता है, डेल्टास रीजन में मिलता है, ठीक है। ग्रेवल्स किस में मिलता है, तो भाबर वाले रीजन में मिलता है। आई होप कि प्रॉपर रिवीजन भी यहाँ पे हो गया होगा सबका। सी पोर्ट से क्वेश्चन जो है 23 में पूछा हुआ है, 22 में है, और फर्दर प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। तो सी पोर्ट जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, है ना। और आप आई होप कि प्रीवियस वीडियो में रिकमेंडेड PDF आप जरूर देखे होंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है कि देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स इन इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी जो करंट स्टेटस है इंडिया में 14 मेजर हैं, ठीक है, और लगभग 210 प्लस माइनर सी पोर्ट्स है इंडिया में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। सिंस पहला स्टेटमेंट गलत तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों गया। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मेजर पोर्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द माइनर पोर्ट्स, जो माइनर पोर्ट्स है, आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो भी मेजर पोर्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर आता है, जो माइनर पोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। मेजर कितने पोर्ट्स है, 14 मेजर पोर्ट्स है नाउ, एंड 210 प्लस यानी कि 214 के अराउंड जो है माइनर सी पोर्ट्स हैं। तो इस नंबर को याद रखोगे। यहाँ पे देख लो, यही फर्दर स्केल बताया हुआ है कि मेजर पोर्ट्स जो है वो 12 से 14 यानी कि अभी जो है 14 हो गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। माइनर पोर्ट जो है वो लगभग 210 प्लस है, ठीक है, माइनर पोर्ट्स। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट या बाकी सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब सी पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई होप कि आप उसके लोकेशनल बेसिस को भी देखे होगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोलिफ्लुकेशन जो है इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस इन। सोलिफ्लुकेशन जो है किस में देखने को मिलता है, बेसिकली परमाफ्रॉस्ट रीजन में। देखो डेजर्ट रीजन, कास्ट रीजन और सवाना रीजन। यहाँ पे देखोगे तो ये जो है अंडर वाटर है, ठीक है, अंडर ग्राउंड वाटर से ये लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी। डेजर्ट वाला आपको पता है कि जो भी रेतीला इलाका वहाँ पे, और सवाना जो है ग्रास रिलेटेड चीज़ें होंगी। परमाफ्रॉस्ट जो है ये ग्लेशियल होता है। बेसिकली जब लॉन्ग टाइम तक आइस कैप जो है, जो भी है आइस सीट, वो एक ही जगह पे एक सॉइल का रूप ले लेता है, काफ़ी जगह सेम जो है आइस कैप ही लगा रहता है, तो उसको परमाफ्रॉस्ट रीजन बोलते हैं। तो सोलिफ्लुकेशन जो है वो वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, परमाफ्रॉस्ट रीजन में। अब यहाँ पे देख लो क्या होता है कि सोलिफिकेशन, ये जो है बेसिकली समझो कि माउंटेन इलाका है। यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुआ, ठीक है, तो नीचे एक लेयर बन गया बर्फ़ का। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर जो है डस्ट और बाकी सारी चीज़ें जम गए, तो ये एक्टिव टॉप सॉइल हो जाता है, ठीक है। तो उसके नीचे होता है ये फीचर जो है बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, पोलर रीजन में। और यहीं पे सोलिफ्लुकेशन का जो कंसेप्ट है वो चीज़ देखने को मिलता है। सोलिफ्लुकेशन क्या होता है कि ये स्पेशलाइज जियोग्राफिक प्रोसेस होता है ऑफ स्लो सॉइल फ्लो डायरेक्टली टाइड टू परमाफ्रॉस्ट रीजन वेयर अंडरलाइंग फ्रोजन ग्राउंड एक्ट एज एन इम्परमिएबल बैरियर, राइट। तो ये आज का कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। एक एक क्वेश्चन को एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक ऑप्शन का क्यों सही क्यों गलत हुआ है वो सब बताया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू एडिशन भी दिया गया है कि फर्दर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको ये कंटेंट सही लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Apart from that, do give me a feedback regarding the content, ठीक है। Is it helpful or should I do something different to make it more interactive and useful, ठीक है। तो जब तक कमेंट नहीं करोगे, फीडबैक नहीं दोगे तो फिर इंप्रूव कैसे होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ शेयर करो योर फीडबैक एंड आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग इन अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। करेंगे